समुद्र के बीच में एक मछली पकड़ने वाली नाव अपने जाल में बड़ी मात्रा में मछलियां फंसाती है और उन्हें डेक पर खींचती है। लेकिन मछुआरे हैरान हैं क्योंकि जाल असामान्य रूप से भारी लग रहा है। जब वे जाल काटते हैं तो उन्हें मछलियों के बीच एक विशाल पंख हिलता हुआ दिखाई देता है। वे उस जीव पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बहुत तेज और आक्रामक है। एक मछुआरे क्रिस पर हमला करता है, लेकिन वे मिलकर उसे डेक के नीचे फंसाने और बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। कोई और विकल्प न देखकर कप्तान शॉन सेना को बुलाता है, जो तुरंत पहुंच जाती है। सेना उस जीव को एक विशेष कंटेनर में रखती है और उसे हेलीकॉप्टर से ले जाती है, साथ ही घायल मछुआरों को भी। इस बीच ब्रिस्टल कोव नामक एक छोटे से शहर में लोग एक स्थानीय किंवदंती का जश्न मना रहे हैं, जिसमें शहर के संस्थापकों में से एक का एक मत्स्य कन्या से प्यार हो जाने की बात कही गई है। परेड के बाद बेन, एक समुद्री जीव विज्ञानी, और इस किंवदंती के वंशज एक बार में जश्न मना रहे होते हैं। शॉन, उसका बेटा जेंडर और जेंडर का दोस्त कैल्विन उसके पास आते हैं और कुछ रातों पहले उनके सामने आए एक अजीब जीव के बारे में बात करना चाहते हैं। वे बहुत डरे हुए हैं और ज्यादा कुछ नहीं कहते, सिर्फ एक स्थानीय मत्स्य कन्या की मूर्ति की ओर इशारा करते हैं। बेन तुरंत समझ जाता है कि वे क्या कहना चाहते हैं, लेकिन उनकी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि मत्स्य कन्याएं असली नहीं होती। मछुआरे इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हैं कि उन्होंने जो देखा है और उसे हमला करते हुए फुटेज भी दिखाते हैं। हालांकि बेन अभी भी मानता है कि इसकी कोई और व्याख्या होगी। अगले ही पल एक सैन्य अड्डे पर एडमिरल हैरिसन को उस जीव के बारे में ब्रीफिंग दी जाती है जिसे मछुआरों ने पकड़ा था। वह हैरान रह जाता है जब वह उस जीव को देखता है जो एक मत्स्य कन्या जैसी दिखती है। उसकी शल की त्वचा, पूंछ और तीखी आंखें उसे इंसान से अलग बनाती हैं, लेकिन उसका चेहरा, हाथ और ऊपरी शरीर इंसान जैसा लगता है। सुबह होते ही बेन, उसकी गर्लफ्रेंड मैडी, जो एक समुद्री जीव विज्ञानी है, और कुछ स्थानीय दोस्त पास के एक पार्क का आनंद ले रहे होते हैं जब अचानक पानी में एक फटी हुई मछली दिखाई देती है। बेन और मैडी मछली को अपनी लैब में ले जाते हैं और देखते हैं कि उस पर जो काटने के निशान हैं वे किसी भी जात समुद्री जीव से मेल नहीं खाते। उसी दिन जब बेन अपने ट्रक में घर जा रहा होता है और रेडियो सुन रहा होता है, तभी अचानक एक नंगी औरत उसके सामने आ जाती है। वह बमुश्किल ट्रक रोक पाता है और उसकी मदद करने के लिए बाहर निकलता है। औरत भागने की कोशिश करती है, लेकिन लड़खड़ाते हुए चलती है और गिर जाती है। बेन के पास कोई चारा नहीं होता और वह उसे अपनी कार में घर ले जाता है। बेन उस औरत को कुछ कपड़े देता है और उसके लिए अच्छा खाना तैयार करता है। वह अपने आसपास के माहौल और अपने शरीर पर कपड़े देखकर हैरान लगती है। वह खाना पकड़ती है और उसे सूंघती है, लगभग एक जंगली जानवर की तरह व्यवहार करती है। जब बेन उससे बात करता है तो वह जवाब नहीं देती, लेकिन वह धीरे से एक गाना गुनगुनाती है जो बेन के दिमाग में बस जाता है। जब बेन स्थानीय डॉक्टर एबॉट के लिए दरवाजा खोलता है तो वह औरत खिड़की से बाहर निकलकर भाग जाती है। वह रात एक खाली नाव में बिताती है और सुबह एक चंचल चूहे को पकड़कर उसे नाश्ते के रूप में खा जाती है। उसके बाद वह पड़ोस से और कपड़े चुराती है और शहर में घूमने लगती है। वह हेलेन नाम की एक औरत के पास पहुंचती है जो दावा करती है कि वह असली मत्स्य कन्या की कलाकृतियां बेचती है। हेलेन उस लड़की को देखकर जम जाती है, मानो वह उसे पहचानती हो। इससे पहले कि वे बात कर पाते, लड़की चली जाती है। इस बीच बेन उस गाने से परेशान होता है जो उसके दिमाग में फंस गया है और वह शहर में उस लड़की को ढूंढने निकलता है। वह उसे हेलेन से बात करते हुए देखता है, लेकिन जब तक वह अपनी कार से बाहर निकलता है, लड़की जा चुकी होती है। वह हेलेन से पूछता है कि क्या उसने लड़की को देखा है, लेकिन हेलेन बिना कुछ कहे चली जाती है, स्पष्ट रूप से डरी हुई। बाद में लड़की खाड़ी की ओर जाती है और उस मछली पकड़ने वाली नाव को ढूंढती है जिसने पिछली रात मत्स्य कन्या को पकड़ा था। उसे एक फ्लैशबैक आता है जब वे भोजन की तलाश में थे और मत्स्य कन्या को पकड़ लिया गया था। ये पता चलता है कि यह लड़की भी एक मत्स्य कन्या है और पकड़ी गई मत्स्य कन्या की दोस्त थी। लड़की को एक जोड़ी जूते मिलते हैं और वह एक पड़ोस में घुस जाती है। वह एक छोटे लड़के को रेन नाम की एक मत्स्य कन्या के बारे में एक शो देखते हुए देखती है। वह अपना पहला शब्द बोलती है, खुद को रेन कहती है और यही उसका नाम बन जाता है। इसके बाद उसे एक खिलौना हेलीकॉप्टर मिलता है और वह उसे उस चीज के रूप में याद करती है जिसने उसकी दोस्त को ले जाया था। वह खिलौना एक अजनबी को दिखाती है और उसकी ओर इशारा करती है। वह आदमी उसे सवारी देने की पेशकश करता है और उसे एक एकांत जगह ले जाता है। हालांकि वह उसके साथ अंतरंग होने की कोशिश करता है,
रेन गुस्से में आकर अपने नंगे हाथों से उसके सिर पर प्रहार करती है और उसे तुरंत मार देती है। वह कार से बाहर निकलती है। उसकी जैकेट से खून टपक रहा होता है। हालांकि उसकी त्वचा सूखने लगती है क्योंकि वह लंबे समय से पानी में नहीं रही है। वह उस शोध सुविधा की ओर जाती है जहां बेन और मैडी काम करते हैं और मैडी को स्थानीय बच्चों को वन्य जीवों के बारे में टूर देते हुए देखती है। मैडी बच्चों को कुछ मछली का खाना देती है, लेकिन वे उससे घृणा करते हैं। रेन दूर से देख रही होती है और लार टपकाती है और जल्दी से मछली का खाना पी जाती है। उसके बाद मैडी बच्चों को कुछ दोस्ताना सील दिखाती है जो खेलना पसंद करते हैं। हालांकि जब सील रेन को देखते हैं तो वे आक्रामक हो जाते हैं और उससे भागने की कोशिश करते हैं। मैडी उनकी प्रतिक्रिया से हैरान होती है और बच्चों को लेकर चली जाती है। तभी बेन सुविधा पर पहुंचता है और रेन को देखता है। बेन रेन को आश्वस्त करता है कि वह सिर्फ उसकी मदद करना चाहता है। वह देखता है कि उसकी सूखी त्वचा छिलकर निकल रही है जैसे कि शल्क हो। फिर वह मैडी को रेन से मिलवाता है। रात होते ही बेन एबॉट को फोन करने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है, लेकिन रेन की हालत बिगड़ने लगती है। उसकी त्वचा पूरी तरह से सूख जाती है और उसके पूरे शरीर पर शल्की धब्बे दिखाई देने लगते हैं। असहनीय बेचैनी महसूस करते हुए रेन सील के पूल में कूद जाती है। जैसे ही वह पूरी तरह से पानी में डूबती है, उसका शरीर एक मत्स्य कन्या में बदलने लगता है। उसके तीखे दांत बढ़ने लगते हैं, उसकी शल्की त्वचा और पंख फिर से दिखाई देते हैं और उसके पैर एक बड़ी पूंछ में बदल जाते हैं जो उसके निचले शरीर को ढक लेती है। जब बेन वापस आता है तो वह रेन को गायब पाकर हैरान रह जाता है। वह मॉनिटर की जांच करता है और उसे सील के पूल में देखता है। यह सोचकर कि वह मुसीबत में है, वह उसकी मदद के लिए वहां पहुंचता है और पूल में कूद जाता है। पानी के नीचे बेन ये देखकर स्तब्ध रह जाता है कि रेन वास्तव में एक मत्स्य कन्या है। रेन सहज रूप से उस पर हमला करती है और उसे काटती है। बेन पूल के किनारे से एक धातु की छड़ पकड़कर खुद को बचाता है और जल्दी से बाहर निकल जाता है। पानी से बाहर आते ही वह बेहोश होकर गिर जाता है और एबॉट आखिरकार उसे ढूंढ लेता है। उस रात बेन बेचैन होता है और मिस हॉकिंस के आर्टिफैक्ट शॉप पर जाता है। वह पूछता है कि क्या मत्स्य कन्याओं की कहानियां सच हैं और क्या वे वास्तव में अस्तित्व में हैं। मिस हॉकिंस पुष्टि करती है कि मत्स्य कन्याएं असली हैं और समझाती है कि पानी में वे भोजन के लिए मारने की अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति का पालन करती हैं। वह यह भी बताती है कि बेन के पूर्वजों ने इसे कभी नहीं समझा और मत्स्य कन्याओं के खिलाफ नरसंहार किया। इस खुलासे से परेशान बेन रात भर अपने पूर्वजों के क्रूर इतिहास और मत्स्य कन्याओं के बारे में जो कुछ भी वह ढूंढ सकता है पढ़ता है। सुबह होते ही शहर का शेरिफ डेल, जो मैडी के पिता भी हैं, उस आदमी के बारे में खबर प्राप्त करता है जिसे रेन ने मारा था और उसकी जांच करने निकलता है। इस बीच बेन मछुआरों के साथ जुड़ जाता है जो एक और मत्स्य कन्या को पकड़ने और अपने घायल दोस्त को बचाने के लिए दृढ़ हैं। लंबी खोज के बाद वे समुद्र में कुछ देखते हैं। शॉन उस पर गोली चलाने की तैयारी करता है, लेकिन बेन हस्तक्षेप करता है और चेतावनी देता है कि वे उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। शॉन और जेंडर गुस्से में होते हैं, यह सोचकर कि बेन ने उनका मौका खराब कर दिया है। अचानक नाव के नीचे से अजीब आवाजें आने लगती हैं। जिज्ञासावश बेन समुद्र में गोता लगाता है और जांच करता है। वह एक डिवाइस ढूंढता है जो मत्स्य कन्या की आवाज निकाल रहा है और उसे सतह पर लाता है। जब वे उसकी जांच करते हैं तो पता चलता है कि यह एक हाईटेक डिवाइस है जिसमें कैमरा और ट्रैकिंग सिस्टम लगा है। किसी ने जानबूझकर इसे वहां रखा है, स्पष्ट रूप से उनकी गतिविधियों के बारे में जानते हुए। रेन अपनी मत्स्य कन्या की पूंछ को छोड़ देती है और एक पेड़ के पास रात बिताती है। फिर वह शहर में घूमती है जब तक कि वह फिर से हेलेन से नहीं मिलती। रेन हेलेन को बताती है कि वह अपनी खोई हुई दोस्त को ढूंढ रही है। बेन मैडी को सब कुछ समझाता है और उसे रेन के हमले का फुटेज दिखाता है। वीडियो के बिना मैडी उस पर यकीन नहीं करती। उसी समय जेंडर रहस्यमय डिवाइस को अपने दोस्त कैल्विन के पास लाता है और उसे यह पता लगाने के लिए कहता है कि यह क्या है। हेलेन रेन के लिए उचित भोजन खरीदने बाहर जाती है, ये देखने के बाद कि वह इंसानी भोजन खाने में संघर्ष कर रही है। बाद में बेन अपने पिता टेड से उनकी पारिवारिक विरासत के बारे में बात करता है। टेड मत्स्य कन्या की कहानियों को खारिज करते हुए कहता है कि वे सिर्फ परियों की कहानियां हैं। वह सुझाव देता है कि चार्ल्स, उनके संस्थापक पिता, को सिजोफ्रेनिया हो सकता था जो अफवाहों की व्याख्या कर सकता है। इस बीच जेंडर कैल्विन के पास डिवाइस की जांच करने जाता है, लेकिन यह देखकर हैरान रह जाता है कि इसे चुरा लिया गया है। उन्हें पता नहीं होता कि बेन ने इसे ले लिया है। बेन डिवाइस को हेलेन के पास ले जाता है
जो अभी अभी रेन के लिए भोजन लेकर आई है। जब बेन डिवाइस को चालू करता है तो वह एक आवाज निकालता है जो रेन को नियंत्रण खो देती है। आवाज एक मत्स्य कन्या की संकट कॉल जैसी लगती है। इस बीच सैन्य अनुसंधान केंद्र में रेन की दोस्त भी दर्द में है, क्योंकि वैज्ञानिक उसकी रीढ़ से बहुत सारे नमूने निकाल रहे हैं। जब रेन कमरे में प्रवेश करती है तो बेन मशीन को बंद कर देता है। वे सभी समझ जाते हैं कि रेन अपनी बहन को ढूंढ रही है। डेल हत्या के मामले की जांच करता है, इस सुराग पर ध्यान केंद्रित करते हुए कि हत्यारे के पास असाधारण ताकत है। उसे शहर में घूम रही एक अजीब लड़की के बारे में रिपोर्ट्स मिलती है जिसे कोई नहीं पहचानता। उस रात डेल घर लौटता है और मैडी और बेन के साथ मामले पर चर्चा करता है, जो तुरंत समझ जाते हैं कि रेन हत्यारा है। रेन को हेलन के घर में एक किताब के फटे हुए पन्ने मिलते हैं जिसमें इंसानों द्वारा मत्स्य कन्याओं को मारने के क्रूर तरीकों का वर्णन है। उसे एक खंजर भी मिलता है। क्रिस शोध सुविधा में होश में आता है और चुपके से एक नर्स के फोन का उपयोग करके जेंडर को एसओएस संदेश भेजता है। जेंडर कैल्विन को बाधित करता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ व्यस्त है, और उसे संदेश के बारे में बताता है। जेंडर फिर बेन को स्थिति के बारे में सूचित करता है। मैडी हेलन को उस शव के बारे में बताती है जो मिला था। हेलन बताती है कि रेन पिछली रात खंजर लेकर चुपके से बाहर निकली होगी। बेन और मैडी रेन का सामना करते हैं और उससे हत्या के बारे में पूछते हैं, लेकिन रेन मैडी को कई फीट दूर फेंक देती है। बेन बीच में आता है और रेन से कहता है कि वह लोगों को चोट न पहुंचाए, क्योंकि वह इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। हेलन उन्हें चेतावनी देती है कि वे रेन को कभी अकेला न छोड़ें, ये समझाते हुए कि अगर दुनिया को उसके बारे में पता चला तो चीजें बहुत खतरनाक हो जाएंगी। वह उन्हें याद दिलाती है कि इतिहास ने पहले ही दिखा दिया है कि जब इंसान और मत्स्य कन्या आपस में टकराते हैं तो क्या होता है। जेंडर और कैल्विन एसओएस संदेश को ट्रैक करते हैं और नर्स के फोन का पता लगाते हैं और उसके घर जाते हैं। इस बीच डेल को खून से सनी हुई जैकेट मिलती है जिसे रेन ने हत्या के दिन चुराया था। वह उसे मालिक को दिखाता है, जो तुरंत उसे पहचान लेता है। मालिक स्टेशन पर जाता है और डेल की मदद से रेन का एक चित्र बनाता है जो उसे याद है। सैन्य प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक एल्डन मत्स्य कन्या के डीएनए का उपयोग करके एक प्रयोग करता है। वह इसे एक लकवाग्रस्त चूहे में इंजेक्ट करता है और यह देखकर हैरान रह जाता है कि चूहा रात भर में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। एल्डन स्तब्ध रह जाता है, ये महसूस करते हुए कि उसने एक ऐसी खोज कर ली है जिसका अधिकांश वैज्ञानिक सिर्फ सपना देख सकते हैं। बेन और मैडी रेन के साथ समय बिताते हैं ताकि उसके बारे में और जान सकें। रेन बताती है कि वह हमेशा पानी में लड़ती है और यह भी बताती है कि उसके जैसे और भी कई हैं। वह पहेलियां हल करके और शारीरिक परीक्षणों में इंसानी सीमाओं को पार करके उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन भी करती है। जेंडर और कैल्विन नर्स का पता लगाते हैं और उसके घर से सैन्य प्रयोगशाला तक जाते हैं, जहां क्रिस और पकड़ी गई मत्स्य कन्या को रखा गया है। कुछ अतिरिक्त परीक्षणों के बाद बेन और मैडी रेन को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़कर जेंडर से बात करने और अपने निष्कर्षों को स्टोर करने जाते हैं। जब वे वापस आते हैं तो वे चिंतित हो जाते हैं क्योंकि रेन गायब हो चुकी है। ये उन्हें चिंतित करता है क्योंकि रेन पहले से ही पानी से बाहर रहने के कारण अपनी त्वचा के शल्की होने के संकेत दिखा रही थी। अचानक उन्हें अपने सहकर्मी जेरी से एक टेक्स्ट मिलता है जो उन्हें सूचित करता है कि उसने रेन को सैन्य प्रयोगशाला में आयोजित एक पार्टी में ले जाया है। एल्डन एडमिरल को चेतावनी देता है कि बार बार नमूने लेने से मत्स्य कन्या को गंभीर नुकसान हो रहा है। हालांकि एडमिरल उसकी चिंताओं को खारिज कर देता है, असाधारण प्रगति के कारण गति धीमा करने से इनकार करते हुए। बेन और मैडी पार्टी में पहुंचते हैं और रेन को ढूंढते हैं। उनकी आशंका के विपरीत रेन ने बहुत ज्यादा बियर पी ली है और गलती से स्विमिंग पूल में गिर जाती है। बेन और मैडी घबरा जाते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि रेन मत्स्य कन्या में बदल जाएगी, लेकिन कुछ नहीं होता। उनकी राहत के लिए रेन इंसानी रूप में ही रहती है और अन्य पार्टी में शामिल लोग भी पूल में उतर जाते हैं। कुछ ही देर बाद पुलिस आती है और पार्टी को बंद कर देती है। डेल बेन को रेन का चित्र दिखाता है और पूछता है कि क्या उसने लड़की को देखा है। बेन उसे जानने से इनकार करता है। हालांकि मैडी रेन को घर पर छिपा लेती है और उसे चेतावनी देती है कि पुलिस खतरनाक है। मैडी रेन से पूछती है कि उसने पूल में क्यों नहीं बदला। रेन समझाती है कि पूल में समुद्र का पानी नहीं था जो उसके बदलने का कारण बनता है। वह यह भी बताती है कि जिस आदमी को उसने मारा था उसने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। यही वजह है कि उसे इंसानों पर भरोसा करना मुश्किल लगता है।
इस बीच जेंडर और कैल्विन सैन्य सुविधा से लौटते हैं और नर्स के घर आने का इंतजार करने का फैसला करते हैं। वे उससे वह सब कुछ बताने की योजना बनाते हैं जो वह क्रिस के बारे में जानती है। अगले दिन एडमिरल एल्डन को बेन के बारे में सूचित करता है, ये पता लगाने के बाद कि वही था जिसने ट्रैकिंग डिवाइस लिया था। लेकिन एल्डन मत्स्य कन्या के प्रति सहानुभूति महसूस करने लगता है, ये देखते हुए कि वह कितनी कमजोर दिख रही है। हालांकि उसे पता नहीं होता कि वह सिर्फ चोट का नाटक कर रही है। अगले दिन मत्स्य कन्या इस अवसर का उपयोग करके शोधकर्ताओं से भाग जाती है और नर्स के कपड़े चुराकर अपना भेष बदल लेती है। इस बीच क्रिस को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वह अपने बिस्तर से भाग जाता है। भागते समय वह घायल मत्स्य कन्या के पास पहुंचता है और यह सोचकर कि वह भी उसकी तरह बंदी है, उसकी मदद करने का फैसला करता है। वह उसे सुविधा से बाहर निकालता है और पार्किंग लॉट में ले जाता है। वहां उन्हें नर्स की कार मिलती है और वे उसमें सवार होकर चले जाते हैं। सुबह होते ही एल्डन सुविधा पर लौटता है और मत्स्य कन्या के भागने के दौरान हुई अराजकता और क्षति को देखकर दुखी हो जाता है। इसके बाद बेन को जेंडर से फोन आता है और वह मैडी के साथ उससे मिलने जाता है। इस बीच रेन हेलन से इलाज करवा रही होती है। हेलेन खुद को एक मत्स्य कन्या के रूप में प्रकट करती है, अपने पैर पर शल की त्वचा दिखाकर। यह बताता है कि हेलेन को मत्स्य कन्याओं के बारे में इतना कुछ कैसे पता है। बाद में बेन, मैडी, जेंडर और कैल्विन नर्स के घर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे पहुंचते हैं वे देखते हैं कि अन्य लोग अंदर जा रहे हैं। समूह छिप जाता है और देखता है कि वे लोग नर्स के उपकरण ले जाते हैं। यह देखकर उन्हें संदेह होता है कि नर्स के साथ कुछ भयानक हुआ है। रेन हेलन को अपना दिल खोलती है, यह स्वीकार करते हुए कि यह उसकी गलती है कि वह अपनी दोस्त को सतह के करीब ले आई। वह समझाती है कि उसके लिए अपनी दोस्त को ढूंढना कितना महत्वपूर्ण है। हालांकि रेन की हालत तेजी से बिगड़ने लगती है और बेन और मैडी को एहसास होता है कि उसे बचाने के लिए उसे वापस पानी में ले जाना होगा। क्रिस और मत्स्य कन्या को संवाद करने में कठिनाई हो रही होती है। क्रिस गंभीर रूप से घायल है और मत्स्य कन्या को पानी की सख्त जरूरत है। अपनी चुनौतियों के बावजूद वे दोनों समझते हैं कि उन्हें एक साथ रहना होगा, क्योंकि उनका एक सामान्य दुश्मन है। वे एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां सिग्नल मिलता है और क्रिस जेंडर और कैल्विन को फोन करता है, उन्हें जल्दी आने के लिए कहता है क्योंकि वह बुरी तरह से घायल है। इस बीच बेन और मैडी रेन को एक लोकेशन ट्रैक कर देते हैं ताकि वे उस पर नजर रख सकें। तभी उन्हें जेंडर से खबर मिलती है कि क्रिस मिल गया है। बेन, मैडी और रेन उस जगह पर पहुंचते हैं और क्रिस को बेहोशी की हालत में पाते हैं। बेन क्रिस को जेंडर और कैल्विन की कार में बैठाने में मदद करता है। जेंडर और कैल्विन अपने दोस्त को जीवित देखकर खुश होते हैं, लेकिन क्रिस अस्पताल जाने से इनकार करता है। बेन उसे एबॉट के पास ले जाने का सुझाव देता है और जेंडर और कैल्विन उसे वहां ले जाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। रेन अपनी दोस्त से मिलती है और दोनों उस भयानक रात के बाद अलग होने के बाद एक दूसरे को गले लगाती हैं। मैडी उनके भावुक मिलन को देखती है और जल्द ही बेन उसके साथ जुड़ जाता है। वे दोनों किनारे से यह दिल को छू लेने वाला पल देखते हैं, ये महसूस करते हुए कि रेन और उसकी दोस्त सिर्फ साथी नहीं हैं, बल्कि बहनें हैं। ऐसी ही और रहस्यमयी और रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई और चौंकाने वाली कहानी सबसे पहले आपको मिले। देखने के लिए धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।